स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन के मेन स्टेप्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स थे इसमें से हमने एक स्टेप डिस्कस कर लिया जो क्या था, जो था ग्लाइकोलाइसिस। पिछले लेक्चर में हमने ग्लाइकोलाइसिस को मतलब इसके फर्स्ट स्टेप को डिस्कस किया। सेकंड जो स्टेप है, फेज है एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, और इसको हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं ये ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, या जिसको हम क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं क्रेब्स साइकिल को डिस्कस करूंगा। तो अच्छा देखें, हमने बात की थी कि लास्ट टाइम हमने बात की कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, और सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर होता है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है किसमें, दो पायरुवेट या पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में, और इसके रिजल्ट में हमें दो NADH भी मिलते हैं, और उसके साथ नेट गेन होती है 2 ATP। अब क्या होता है कि इस पायरुवेट ने जाना है क्रेब्स साइकिल में, लेकिन अब पायरुवेट क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा, और आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होती है, क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, और इसमें होनी है क्रेब्स साइकिल। अब पायरुवेट क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल है या चार्ज कंपाउंड है, तो पायरुवेट बेसिकली जो है, या पायरुविक एसिड जो है, ये जो है वो डिफ्यूजन के जरिए जो है वो डायरेक्ट जो है वो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाएगा। सही है। अब क्या होगा, ये बेसिकली इसमें एनर्जी यूज होगी इसको माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए, मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। और यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर इधर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से जाएगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं ये मेम्ब्रेन में लगे होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन में भी लगे होते हैं। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी करते हैं, और उसके साथ साथ ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। तो ये पायरुवेट जो है वो चार्ज मॉलिक्यूल है, तो चार्ज मॉलिक्यूल होने की वजह से जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जो है वो, जिन पर चार्ज होते हैं मॉलिक्यूल, उनको सेल मेम्ब्रेन इजिली पास होने नहीं देती। और आपको पता है वो चार्ज मॉलिक्यूल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, मतलब एनर्जी यूज करके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए ये सेल के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया में या किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाते हैं। अब क्या होगा, पायरुवेट आ गया किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया तो इसको जाना है अब क्रेब्स साइकिल में, लेकिन पायरुवेट डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में नहीं जाएगा। पायरुवेट डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में नहीं जाएगा, इसको पहले कन्वर्ट होना होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। मतलब पायरुवेट डायरेक्ट स्क्रैप साइकिल के अंदर दाखिल नहीं होगा, पहले इसको किसमें कन्वर्ट होना है, पहले इसको कन्वर्ट होना है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और ये जो एसिटाइल पायरुवेट का जो कन्वर्ट होना है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ये इसके दूसरे स्टेप में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के दूसरे फेज में होता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। यानी पायरुवेट की मेनली ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होगी, और इसकी डीकार्बोजाइलेशन होगी। उसके बाद जाकर ये किसमें कन्वर्ट होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो चलें हम देख लेते हैं कि पायरुवेट किस तरीके से एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर देखें, इसको, ये जो सेकंड स्टेप है इसको हम नाम दे रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। कितने मॉलिक्यूल बने थे पायरुवेट के, दो मॉलिक्यूल बने थे, तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो ऑक्सीडेशन होगी वो कितने मॉलिक्यूल की होगी, दो मॉलिक्यूल्स की, वन बाय वन जो है वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब देखें, पायरुवेट आर प्रोड्यूस इन साइटोसोल। पायरुवेट कहाँ प्रोड्यूस होता है, मैंने अभी आपको बता दिया है कि ये सेल है, और सेल के अंदर जो साइटोसोल है यानी साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, ये प्रोड्यूस हुआ पायरुवेट।
और इसके बाद बिकॉज़ पायरुवेट इज़ अ चार्ज मॉलिक्यूल, मतलब मैंने पहले बताया ना कि पायरुवेट जो है ये क्या है, चार्ज मॉलिक्यूल है, मतलब इस पर क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। इट मस्ट एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब भी चार्ज मॉलिक्यूल को जो है वो कोई भी मेम्ब्रेन, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो, चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन उसको उस तरीके से पास ईज़िली डिफ्यूजन के ज़रिए पास होने नहीं देती। तो इस वजह से ये किसके ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। और उसमें हेल्प कौन करेगा, अ, ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यानी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसको अंदर जाने में हेल्प करेंगे, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर मौजूद होंगे। ऑन एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होने के बाद पायरोवेट डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन क्रेब्स साइकिल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये दाखिल होगा तो पायरोवेट जो है वो डायरेक्टली जो है वो क्रेब्स साइकिल में टेक पार्ट नहीं करेगा, बट दे अंडरगो एन इंटरमीडिएट फेज, यानी एक इंटरमीडिएट फेज, यानी दरमियान की फेज। दरमियान की फेज का मतलब इसका क्या है कि ये जिस तरीके से, सॉरी मैंने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मुझे यहाँ बनाने चाहिए थे, अंदर वाली मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं। तो ये जो है बेसिकली जो है वो यहाँ पर जो इसके अंदर जो है वो, अगर आप देखें कि इसको इंटरमीडिएट क्यों कह रहे हैं, इंटरमीडिएट इस वजह से कह रहे हैं कि ये ग्लाइकोलाइसिस है और ये क्या है, क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच वाला जो स्टेप है, इंटरमीडिएट जो जो स्टेप है या जो फेस है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट। और इसी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम लिंक रिएक्शन भी कह रहे हैं। अब देखें, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स, यानी ऑक्सीडेशन जो होगी पायरोवेट की, या पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में। कितने स्टेप में कन्वर्ट होगा, 3 स्टेप में। देखो पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में क्या होगा, ये पायरुवेट है, इस पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, इस रिएक्शन को इसको हम कहेंगे डीकार्बोजाइलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकला है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डीकार्बोजाइलेशन। उसके बाद पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, मतलब एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन निकलेंगे, तो पायरुवेट पायरुवेट नहीं रहेगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल्डिहाइड में। अब पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब इसमें से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकल गई, तो अब ये कितने कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, 2 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद क्या होगा, अब इस एसिटिल एल्डिहाइड की क्या होगी, इस एसिटिल एल्डिहाइड की जो है वो ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन को हम डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो इसका मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकलेंगे, और इसके हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करेगा, एनएडी। और एनएडी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनएडीएच में। और एसिटिल एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको जो है वो कन्वर्ट कर देगा बेसिकली जो है वो एसिटिल में। एसिटिल में कन्वर्ट कर दिया। और फिर फाइनली क्या होगा, ये जो एसिटिल ग्रुप है ये कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा कोएंजाइम ए। जब इसके साथ कोएंजाइम ए आके अटैच हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो इस तरीके से ये 3 स्टेप हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। ये 3 स्टेप हैं जिनसे गुजरकर जो है वो पायरुवेट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एक और बात याद रखिएगा, यहीं पर आपको बता देता हूँ कि जो मैंने 4 स्टेप बताए किसके, क्रेब्स साइकिल के, पहले मैंने आपको बताया ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के बाद ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। अब 30 मजीद 2 स्टेप जिनको हम आगे पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल और रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन 4 फेज में से याद रखिएगा, ये जो ऑक्सीडेटिव फेज है, नो एटीपी फॉर्मेशन, इसमें कोई एटीपी नहीं बनते। बाकी इसके अलावा जो 3 फेसेस हैं, उन तमाम में जो है वो क्या बनेगा, एटीपी बनेंगे, सही है ना? अब एक बात और देखें, यहाँ पर ये तो मैं आगे भी आपको बता दूंगा, लेकिन आप थोड़ी सी एक बात इसको नोट कर लें इस चीज को। देखो क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन रिलीज होते हैं ना। ऑक्सीडेशन में क्या रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको पता है कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, कार्बन है C6H12
O6, ये ग्लूकोज है। अब ये जो ग्लूकोज आहिस्ता-आहिस्ता ब्रेक डाउन होगी ना, ये कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? पायरोवेट में। जब ये पायरोवेट में कन्वर्ट हुई तो भी इसमें से हाइड्रोजन निकले और इसके हाइड्रोजन को किसने एक्सेप्ट कर लिया? NADH ने। यानी इसमें से हाइड्रोजन निकलेंगे। मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड में से ये टोटल जो 12 हाइड्रोजन है 1 बाय 1 कर के निकलते रहेंगे। टोटल ये 12 हाइड्रोजन जो है वो पेयर की शक्ल में निकलेंगे और जो है वो 1 बाय 1 करके ये जो है वो निकलते रहेंगे। सही है ना? तो इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता इसमें से सारे हाइड्रोजन निकल जाएँगे और उसके बाद क्या होगा? कार्बन कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड आप देखिएगा टोटल एक पायरोवेट से 3 बार कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। एक पायरोवेट से 3 बार कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जो 2 पायरोवेट हैं उनसे कितनी दफा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी? टोटल 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो इसका मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकल जाएँगे ग्लूकोज से। बाकी जो बचेगा बाकी जो बचेगा आगे जो काम आएगा, क्रेब्स साइकिल में भी ये हाइड्रोजन निकलेंगे, जो थी ऑक्सीडेशन जो थी पायरुवेट की उसमें भी हाइड्रोजन निकल रहेंगे और इससे जो है वो हाइड्रोजन किसको मिल जाएँगे? ये हाइड्रोजन ले लेंगे NADH और FADH। फिर आखिर में ये हाइड्रोजन जाकर रेस्पिरेटरी चेन में जाकर फिर मज़ीद एटीपी बनाने में काम आएँगे। मतलब कहना ये था कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है किसकी? ग्लूकोज़ की। मतलब ये 12 के 12 हाइड्रोजन इससे 1 बाय 1 करके क्या होते रहेंगे, निकलते रहेंगे। अभी मैं आपको आगे मज़ीद जब क्रेब्स साइकिल पढ़ाऊँगा तो आप देखते रहेंगे कैसे निकल रहे हैं। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ हो रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो किस पर होगा? वो क्रेब्स साइकिल पर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।